नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये 10 तारीख का न्यूज़पेपर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर हैं आपके पीटी और मेंस के रिगार्डिंग। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम को लेकर ख़ासतौर से पीसीएस रिगार्डिंग हम इकलौते चैनल हैं जो डेली न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन में मुख्य रूप से मैं फोकस करता हूं कि आपको सिखा सकूं कि आप जब खुद भी पढ़ें न्यूज़पेपर को तो कहां कहां से कौन कौन से फैक्ट निकालने होते हैं और किस तरह के न्यूज़ अपने काम का होता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे फैक्ट मिल जाते हैं जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं सीधा सीधा। ओके, करंट अफेयर जितने भी बनाए जाते हैं सब न्यूज़पेपर से ही बनाते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर से। जितने भी करंट अफेयर आप मार्केट में देखते हैं किताब, सब एमसीक्यू उसी में से बनाते हैं। तो क्यों ना हम न्यूज़पेपर को भी ढंग से पढ़ना सीख जाए, ताकि उसमें अपने काम की चीज़ हमें मिल जाए आसानी से। ओके, देखिएगा, पहला तो यह है कि कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण के मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी ना करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसमें हमारे काम की चीज़ ये नहीं है। मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधारित आरक्षण जो है, धर्म आधारित आरक्षण, ये अपने संविधान में मना किया गया है। अपने संविधान में सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर आरक्षण वैध माना गया है। आर्टिकल 15 और 16 में आपको मिल जाएगा ये चीज़। जैसे ईडब्ल्यूएस जब लाया गया तो वो आर्थिक आधार पर आरक्षण लाया गया था पहली बार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया है। और उससे पहले सामाजिक स्तर पर दिया जाता था, जिसमें एससी एसटी को संविधान में दिया गया था आरक्षण। फिर बाद में मंडल आयोग के बाद 1992 में ओबीसी आरक्षण भी लागू किया गया था। ओबीसी आरक्षण का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़े हुए सवाल एमसीक्यू बना के ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे कि मूल संविधान में किन किन लोगों को आरक्षण दिया गया था। तो बस ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बाकी कर्नाटक का जब चुनाव हो जाएगा और जब एक बार इस पर फैसला आ जाएगा कि आरक्षण मिला है नहीं मिला है, तब हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। हाँ, कर्नाटक चुनाव में एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है लिंगायत समुदाय। लिंगायत समुदाय, बासवन्ना और चन्न बासव, बासव बासव और चन्न बासव, नाम ध्यान रखिएगा इनका। ये लिंगायत समुदाय के संस्थापक हैं। लिंगायत समुदाय जो होता है वो भगवान शिव के पूजक होते हैं। कई बार ये समुदाय जो है, इस समुदाय को हिंदू धर्म में एक पंथ के रूप में मान्यता दिया गया है। कई बार ये समुदाय अलग धर्म की भी मांग करता है, क्योंकि ये समुदाय जो है बाकी हिंदू धर्म से बिल्कुल ही अलग है हर मायनों में। भगवान शिव की पूजा करते हैं और हाथ के कंधे पर या गले में भगवान शिव की लिंग को धारण करते हैं, एक चांदी के छोटे से कटोरे में। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। छोटा सा चांदी का लॉकेट में भगवान शिव की लिंग को धारण करते हैं ये लोग। भगवान शिव के सिर पूजक होते हैं। ये लोग जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते हैं, वेद कर्म कांड को नहीं मानते हैं, वैदिक कर्म कांड जो होता है उसको नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग हिंदू धर्म में जो सब होता है उसको जलाते हैं, ये लोग दफनाते हैं। ओके, और जो भी जाति प्रथा संबंधी विकार है हिंदू धर्म में, उनमें से किसी को भी नहीं मानते। क्या बोला मैंने? लिंगायत, लिंगायत समुदाय, नाम ध्यान में रहेगा इनका। और लिंगायतों का चुनाव में बहुत ज़्यादा मुद्दा रहता है, क्योंकि कर्नाटक में बहुत ही बड़ी संख्या है इनकी। लिंगायत समुदाय नाम याद रहेगा, बासव और चन्न बासव का नाम याद रहेगा। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे 11th का मिडेवल हिस्ट्री, तो उसमें आपको भक्ति आंदोलन मिल जाएगा ये चीज़। इनके क्या क्या विचार है वो भी मैंने बता दिया है। ये किसी भी वैदिक कर्मकांड को नहीं मानते हैं लिंगायत लोग। लिंगायत समुदाय, जो कर्नाटक अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। ओके, और ये भगवान शिव की मूर्ति को धारण करते हैं अपने बाँह पर या गले में, और ये सब को जलाते नहीं, दफनाते हैं। जाति प्रथा, कर्मकांड, किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं ये चीज़। ओके, पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें हम लोग। अगला न्यूज़ है अपने काम का, ये इमरान खान पाकिस्तान में गिरफ्तार। ये बकवास न्यूज़ है, बहुत सारे चैनल इस पर बना रहे हैं वीडियो। बकवास, अपने काम का इसमें किसी कोई चीज़ नहीं है। इंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी तो इसमें कोई काम का नहीं है। अपना एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इससे। ओके, अगला न्यूज़ जो है अपने लिए वो है कि एक पंजाब, भारत का एक राज्य है पंजाब, जिसने राइट टू वॉक दिया है, मतलब पैदल चलने का अधिकार। ये क्या होता है राइट टू वॉक देना? एक सामान्य आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये आप तब अनुभव करेंगे जब आप शहरी इलाकों में आएंगे। तो शहरी इलाके में क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप पटना शहर गए हैं। पटना शहर में अगर आप सड़क पर चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहें तो आपकी काफ़ी दिक्कतें सामने आ सकती, क्योंकि सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बनाया गया है। दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली में बहुत सारे जगह पर आपको फुटपाथ पर अलग से मिल जाएगा, और फुटपाथ तो दिल्ली में इस तरह का बनाया गया है कि उस पर अंधे लोग भी चल सकते हैं। एक विशेष तरह का टाइल्स बिछा दिया जाता है पीला कलर का।
तो ये क्या है, ये होता है कि लोगों को चलने में सुविधा हो और लोग पैदल वॉक को थोड़ी सी प्राथमिकता दे पाएँ, इसलिए ये सब प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन पटना शहर में कहीं कहीं पर आपको दिखेगा, बाकी जगहों पर फुटपाथ जो होता है वो आपको नहीं दिखेगा। तो राइट टू वॉक देने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, पंजाब की सरकार को, ये आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि राइट टू वॉक देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो है पंजाब। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर सड़क को या जो भी नए सड़क बनेंगे उन सब के लिए प्रावधान करना पड़ेगा कि साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए एक अलग से लाइन बनाया जाए सड़कों पर। वरना तो अभी गाड़ी ही रहते हैं, जो फुटपाथ का जगह रहता है या तो उस पर ठेले खड़े कर देते हैं, रेडी वाले हो जाते हैं, चलने का जगह ही नहीं होता है। ये आपको भारत के हर शहर में दिक्कत मिलेगी। दिल्ली जैसे शहरों में भी आपको पूरा सड़क पर गाड़ी लगा कर देखिएगा, फुटपाथ पर स्ट्रीट वेंडर रहते हैं। तो ये पंजाब की सरकार ने दिया राइट टू वॉक। इस चीज़ को बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट टू वॉक, ओके। बाकी और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, पंजाब में दिया गया है और इसमें कोई खास न्यूज़ अपने लिए था नहीं। अगला न्यूज़ जो है अपने लिए वो आपका पीटी और मेंस में, ख़ास तौर से किस में, मेंस एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और पीटी में क्या पूछा जाएगा कि ई संजीवनी क्या होता है। ई संजीवनी एक पोर्टल है जिस पर डॉक्टर और मरीज आपस में संपर्क कर सकते हैं, टेली मेडिसिन का एक सुविधा उपलब्ध करवाता है। कोरोना पीरियड के समय में इसको बनाया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। चित्रकूट का इलाका जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर, ओके। देखते क्या है, सूखे की मार झेलते रहे उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले चित्रकूट में जब जिला प्रशासन ने इस आपदा के नुकसान को कम करने के लिए, सूखा को कम करने के लिए प्रयास शुरू किया, तब शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनका यह प्रयास कभी देश भर में हालत निपटने में दिखाएगा। झारखंड के खूंटी में जिला प्रशासन की कर्तव्य निष्ठा भी उपलब्धियों के दस्तावेज में जिल्द-बल्द हो गई। क्या करना है आपको, इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज करना है कि भारत में किस तरह से टेलीमेडिसिन या इन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। और इसमें एक बहुत ही भयानक सा एक फैक्ट है जो आपको लिख कर रख लेना, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ओके। क्या है कि कैसे गरीब और वंचितों तक ई संजीवनी ओपीडी अस्पताल में गए होंगे आप, जनरल फिजिशियन वगैरह बैठते हैं यहाँ पर डेली। अगर डॉक्टर कोई सामान्य सर्दी बुखार खांसी हो जाती है तो लोग जाते हैं ना अस्पताल, ओपीडी में जाते हैं। तो वही ओपीडी की बात हो रही है। ई ओपीडी है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वीडियो कॉलिंग और कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से आपको दवाई उपलब्ध करवा दिया जाता है। माध्यम से टेली मेडिसिन की निःशुल्क सेवा पहुंचाई गई है। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। देश भर में सामाजिक क्षेत्र में की गई रचनात्मक पहल की सफल कहानियों को नीति आयोग और यूएनडीपी ने अपने मानकों पर कसकर 75 प्रयासों को अचीवमेंट @75 रिपोर्ट नाम से प्रकाशित किया है। आपसे ये क्या पूछेगा, अचीवमेंट @75 नाम से रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है, तो नीति आयोग और यूएनडीपी ने मिलकर इसको प्रकाशित किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर प्रकाशित किया है। ऐसे ही अद्भुत कहानियों को जो लोगों को जीवन जीने में सुविधा पहुंचाते हैं, सरकारी प्रयास हैं कुछ ऐसे जिन्होंने लोगों को डायरेक्टली प्रभावित किया है, जिले स्तर का कुछ प्रयास है, उस सब को मिलाकर एक किताब पब्लिश की है रिपोर्ट के जैसे। नीति आयोग और यूएनडीपी ने मिलकर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर अचीवमेंट @75 के नाम से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में जब आपसे पीटी में पूछा जाए तो आप वहाँ पर सही कर सकें। आज़ादी के अमृत महोत्सव में नीति आयोग ने यह कसरत शुरू की कि सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए देश भर में क्या रचनात्मक प्रयास हो रहे हैं। इसके लिए आकांक्षी जिलों पर खास तौर पर गौर किया गया। आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये किसका है, तो ये भी नीति आयोग का है। आकांक्षी जिला प्रोग्राम देश के उन पिछड़े जिलों के लिस्ट में नीति आयोग कुछ सुधार करता है, वही आकांक्षी जिला प्रोग्राम। आकांक्षी जिला प्रोग्राम किसका है, तो नीति आयोग चला रहा है। इसके लिए नीति आयोग के साथ ही यूएनडीपी की टीम ने काम किया। देश भर से 200 से अधिक सफल प्रयासों की कहानी दिल्ली तक पहुंची। फिर यह परखा गया कि वास्तविकता के धरातल पर इनका क्या असर हुआ है, इससे कितना बड़ा वर्ग प्रभावित या प्रेरित हुआ है। इसमें वही प्रयास शामिल किए गए हैं जिनका सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा हो, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, महिला बाल कल्याण, आजीविका और कौशल विकास इत्यादि पर जिन योजनाओं का, जिन छोटे छोटे स्कीम का, जिन प्रयासों का सफल इन पर प्रभाव पड़ा है, उन सभी को नीति आयोग ने @75 अचीवमेंट नाम से नीति आयोग और यूएनडीपी ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसको याद रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी जी हैं, के नेतृत्व में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। सिर्फ जिला प्रशासन, राज्य सरकार, स्वयं सहायता समूह यानी कि जो SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, उनकी भी मदद को, सफल प्रयासों का उल्लेख नहीं है। मतलब सिर्फ उन्हीं के प्रयासों का उल्लेख नहीं है, बल्कि सरकार को उन पहलों को शामिल किया गया है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें खासतौर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, PM स्वनिधि योजना, गन्ने से एथेनॉल उत्पादन जैसी योजनाओं को स्थान दिया गया है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यह है क्षेत्रवार कुछ सफल प्रयास, इसको ध्यान रखिएगा। आप देख लेते कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कृषि विभाग द्वारा काले चावल की खेती से किसानों की आय को बढ़ाया गया है। काले चावल को थोड़ा सा अधिक कॉस्ट मिलता है काले चावल का, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में इसको बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। आप कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक पहल में इन एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या पेपर से नोट डाउन करके नोट बनाकर रख लीजिएगा। ओके, अगला क्या है? उद्यान विभाग हरियाणा का क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चलाया गया है। असम के मत्स्य पालन विभाग द्वारा मछली उत्पादन के साथ धान की साझा खेती की गई है। धान के खेत में मछली उत्पादन भी किया गया है, मछलियों का पालन करके धान और मछली दोनों का, तो दोनों में बेनिफिट होगा। ओडिशा सरकार का ओडिशा मिलेट मिशन को इसमें रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई शिक्षा सारथी योजना। शिक्षा सारथी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली जिला है उससे संबंधित है ये। स्वास्थ्य कारणों से स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए दिल्ली में शिक्षा विभाग द्वारा घर पर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो जाए या किसी भी स्वास्थ्य कारण से घर से स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो उसको घर पर स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करवा दिया गया है। ये कौन सा कार्यक्रम है? दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है। आप भी इसको बिहार के क्षेत्रों में बता सकते हैं कि बाढ़ के कारण जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या उनका स्कूल पानी में डूब जाता है, तो सरकार इस प्रोग्राम के द्वारा उनके बाढ़ के समय पर उनके शिक्षा को जारी रख सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, लिंक कीजिएगा एक चीज़ से दूसरे चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा आपके लिए चीज़ें। ओके, ऐसे ही तैयारी की जाती है। स्टैटिक को करंट से, करंट को स्टैटिक से जोड़ कर आपको पढ़ना होता है चीज़ों को। अगला क्या है? स्कूली छात्रों के शैक्षणिक प्रगति और स्तर के आंकलन के लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया फिनिक्स मोबाइल ऐप। फिनिक्स मोबाइल ऐप हाल ही में चर्चा में है। किससे संबंधित है? तो ये चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने विकसित किया है कि आकलन किया जा सके कि बच्चे किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, कितना क्या पढ़ रहे हैं। गुजरात के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से छात्रों की शिक्षुता की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। ओके, अगला सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नशा मुक्त भारत अभियान को भी जगह दिया गया है। अगला न्यूज है कि पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा NGO आंगन के साथ बाल संरक्षण गृहों के डिजिटल निरीक्षण की पहल। याद कीजिए, बिहार में बालिका संरक्षिका गृह में कितना बड़ा रेप वगैरह का बहुत बड़ा आरोप लगा था। याद कीजिए पिछले से पिछले साल। तो पंजाब सरकार ने क्या किया? बाल संरक्षण गृह जो हैं उनका डिजिटल निरीक्षण करती है, उसके लिए उन्होंने पहल को शुरू किया है। अगला क्या है? स्वास्थ्य और पोषण संबंधी क्या है? आशा ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में सफलता पाई गई है। ये आशा ऐप किसका है? तो यूपी गवर्नमेंट का है, और इसके माध्यम से उन्होंने जागरूकता पैदा करके मातृ मृत्यु दर जो होता है और शिशु मृत्यु दर जो होता है उसमें उन्होंने सफलता पाई है। कितना अच्छा पहल है ये। राजस्थान का सामुदायिक एवं पोषण उद्यान प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कुपोषित बच्चों को पोषण के लिए मध्य प्रदेश में दतिया जिला प्रशासन के द्वारा मेरा बच्चा अभियान के तहत शुरू किया गया सामुदायिक प्रयास, और राजगढ़ जिला प्रशासन का मिशन संजीवनी भी इस @ 75 अचीवमेंट में शामिल किया गया है। बाकी कौशल से संबंधित भी 3 प्रोग्राम है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के कौशल विकास के लिए चलाया गया विशेष अभियान। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अगला कौन सा है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा गुजरात के सहयोग से उपेक्षित समुदाय की आजीविका के लिए शुरू किया गया प्रोग्रेस कार्यक्रम भी एक चलाया जा रहा है। कोरोना काल में बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए बिहार में पश्चिमी चंपारण बेतिया के प्रशासन द्वारा शुरू की गई जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना। ये किस प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? तो बेतिया पश्चिमी चंपारण जो है उसके प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था बिहार कौन सा औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना।
अब ये आपसे पूछ लेगा तो आप बोलोगे कहाँ से पूछा गया, हमें तो पता ही नहीं है। नव प्रवर्तन योजना शुरू किया गया है पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के द्वारा, जो कोरोना काल में मजदूर लौटे उनके लिए शुरू किया गया है। एक न्यूज़ में अपने लिए कितना सारा काम का चीज़ था। @75 अचीवमेंट रिपोर्ट के बारे में ये सब कुछ था। बाकी एक भारत और इजराइल का एक समझौता हुआ है जिसमें 42,000 भारतीयों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। इजराइल के विदेश मंत्री जी जो हैं वो भारत आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रहा है उस चीज़ को लेकर। मुख्य रूप से जो भारत के जो मज़दूर होंगे वो किस सेक्टर में काम करेंगे, मज़दूर नहीं, भारत के वर्कर जो होंगे वो नर्सिंग के क्षेत्र में और जो निर्माण का क्षेत्र होता है उसके सेक्टर में उनको काम मिलेगा। ये करार किया गया है इजरायली गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट के। इसमें भी बाकी अपने काम का कुछ है नहीं ऐसा। ओके, अगला कौन सा है? अगला न्यूज़ ये है अपने काम का। इसमें है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे धार्मिक इलीगल रूप से छोटे छोटे वन में कहीं मज़ार बना दिया गया है, कहीं पर मंदिर बना दिया गया है, उसको सरकार हटा रही है ताकि पर्यटन और ज़्यादा सुविधाजनक रूप से हो सके। इस न्यूज़ में अपने लिए कौन से काम की चीज़ है? अपने लिए एक ही काम की चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं पीटी में, और मेंस में भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो समान नागरिक संहिता है, वो उत्तराखंड गवर्नमेंट सोच रही है लागू करने के लिए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाया है। उस आयोग का क्या नाम है? उस आयोग का नाम है जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, इनका ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित आयोग है। एक और आयोग बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी का फिर से डिवाइड करने के लिए, ओबीसी को सब कैटेगराइज करने के लिए एक आयोग बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसका नाम ज़रा सर्च करके मुझे बताइएगा, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होमवर्क हो गया, उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में आपको। यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी क्या होता है भाई? सबसे पहले कोड क्या होता है, कानून क्या होता है, अधिनियम। देखिए, बहुत सारे अधिनियम को जब हम एक जगह समाहित कर देते हैं तो क्या कहलाता है? कोड कहलाता है। जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड IBC क्यों बनाया गया है? जो बैंक दिवालिया हो जाते हैं या उनका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई कंपनी दिवालिया हो रही है तो उसके निपटाने के लिए IBC बनाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड। कोड क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे अधिनियम को जब एक जगह समाहित कर दिया जाता है तो कोड कहलाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? जो दीवानी संबंधी मामले होते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जो मार पिटाई, डकैती, रेप, बलात्कार, इन सब से जुड़े हुए मामले आते हैं वो फौजदारी में आते हैं। इसके लिए भारत में समान कानून विद्यमान है, इसके लिए कानून अलग अलग नहीं है। बाकी दीवानी मामले जो होते हैं, जैसे शादी विवाह हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सब मामले होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? दीवानी मामले हो गए। इनमें भारत में अभी भी समान कानून निर्माण नहीं है, समान कानून नहीं है। मुस्लिमों के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और भारत के जो बाकी नागरिक हैं जैसे हिंदुओं के लिए अलग लॉ है। तो इसी को समान करने की बात हो रही है कि जब भारत का नागरिक एक है तो उन सब के लिए कानून क्यों ना एक हो। हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं, हम आज के ज़माने में अलग अलग कानून, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, ये किसी हिसाब से कहीं से भी कहीं ये सही नहीं होता है किसी भी देश के लिए। और आप इसके समर्थन में क्या बोलेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता रहे हैं उन्होंने भी UCC को समर्थन दिया था। उन्होंने बोला था कि भारत में समान नागरिक कानून संहिता लागू किया जाना चाहिए, और संविधान के आर्टिकल 44 का भाग है, ये DPSP का भाग है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है उसका भाग है UCC। क्या भारत में अभी किसी भी राज्य में UCC लागू नहीं है? भारत का एक राज्य है गोवा, जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, तो पुर्तगालियों के समय में ही UCC को वहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड सरकार भी लागू करने के लिए सोच रही है, उसने एक आयोग का गठन किया है। ये आयोग अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद वहाँ पर भी UCC को लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार का जो अभी चुनाव हुआ था उसमें एक बड़ा मुद्दा था कि UCC को लागू करना चाहिए। ओके, उसके बाद अपने लिए एक और है कि जो भारत में लाए गए हैं चीते बाहर से, उनमें से एक और चीता की मौत हो चुकी है भारत में। 3 चीते अभी तक मर चुके हैं। जो कूनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पर जो रखा गया है, नामीबिया से लाए गए थे चीतों को, उनमें से 3 चीते की मौत हो चुकी है।
2 का मौत हुआ था प्राकृतिक कारणों से, उनको कुछ बीमारी थी पहले से ही, और तीसरे चीते की जो मौत हुई है उसको 2 चीतों ने अटैक करके मार डाला है। मादा चीता थी ये। मादा चीता का मरना हमारे लिए ज़्यादा दुखद है क्योंकि वो आगे वंश बढ़ाने में ज़्यादा योगदान करते हैं। कूनो नेशनल पार्क में एक और मादा चीते की, दक्षा की मौत हो गई है। तो दक्षा नाम था इसका। माना जा रहा है कि बड़े बारे में दक्षा के साथ रखे गए चीता वायु और अग्नि सहवास के दौरान हिंसक हो गए, उसके बाद इसको मार दिया गया। तो बस इसमें अपने लिए कौन से काम का चीज़ था, यही कि कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हुई है जिसका नाम दक्षा है। और कहाँ से लाया गया है इनको, नामीबिया। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है आपका एमपी में। कूनो नदी यहाँ से बहती है। कूनो नदी यहाँ से बहती है। कूनो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है कूनो। आपको ये बताना है कि चंबल नदी जो है वो अपना मुहाना किस नदी में बनाती है, मतलब चंबल नदी अपना पानी किस नदी में डालती है। और चंबल नदी से एक और चीज़ फेमस रहेगा, चंबल नदी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वो है घड़ियाल। घड़ियाल ये एक ऐसा जीव है जो ज़्यादा जगहों पर नहीं पाया जाता है, भारत के प्रमुख जलीय जीवों में से एक है, और ये चंबल नदी में बृहद रूप में देखे जाते हैं। चंबल नदी, ओके, ध्यान रखिएगा। चंबल की कौन सी सहायक नदी है, कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है, और कूनो नेशनल पार्क से कूनो नदी बहती है। एमपी में है ये कूनो नेशनल पार्क। बस अपने काम की इसमें और यही चीज़ था, और इसमें कुछ था नहीं। बाकी कल जो पेपर में निबंध आए थे उसमें एक था पाकिस्तान का एक और प्रपंच। ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। आईआर में कभी पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल पूछे नहीं गए हैं खास तौर से। अगर कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ जाएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सच्चाई के सामने शुतुरमुर्गी रवैया, ये केरल स्टोरी जो मूवी आई है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर विवाद कर रहे हैं। आपका भी अपना पक्ष हो सकता है, हमें इससे लेना देना नहीं रखना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहो। थोड़ा सा खुद को निष्पक्ष रखने के लिए कभी कभी आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। वही ये चीज़ें हैं, है ना। सच्चाई हो, बुराई हो, झूठा हो, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, हमारे एग्जामिनेशन के काम के नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, सीधी सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवादी राजनीति फंसा दुग्ध उद्योग, ये भी है कि अमूल दूध और नंदिनी। नंदिनी कहाँ की है, जैसे बिहार में कौन सा चलता है, सुधा डेयरी चलता है, सुधा बिहार का है, नंदिनी कर्नाटक की है। दुग्ध संघ है ये सब। और अमूल तो पूरा भारत में ही लगभग में चलता है, लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जो अपना गुजरात है, इन सब राज्यों में चलता है, हरियाणा, इन सब में अमूल चलता है। तो अमूल और नंदिनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक विवाद हो रहा है, और कोई विवाद नहीं है। ये जो दुग्ध संघ होते हैं ना, सहकारी संघ होते हैं। पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सहकारी संघ। सहकारी का मतलब क्या होता है, सरकार और प्लस पब्लिक, इन दोनों मिलकर ये इसको चलाते हैं। ओके, इन सहकारी संघों में एक आपसी समझौता होता है कि हम आपके क्षेत्र में नहीं घुसेंगे। जैसे बिहार में सिर्फ आपको सुधा का दूध मिलेगा, उसमें आपको अमूल का दूध नहीं मिलेगा। तो इनके बीच में एक समझौता होता है और ये नहीं उल्लंघन करते हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस चीज़ को, विवाद को बढ़ावा दे रही हैं, हमें इस चीज़ में नहीं पढ़ना है। बाकी दुग्ध वगैरह का इतिहास जो आप सहकारी संघ पढ़ेंगे तो उसमें तो आप पढ़ते ही होंगे, आनंदा मिल्क लिमिटेड करके पढ़ते होंगे। आनंदा जिला कहाँ पर है, आनंद जिला, ये गुजरात है। यहीं से सहकारी, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम सुना होगा, जिन्होंने भारत को, जिनको क्या कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दुग्ध क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान माना था वर्गीज कुरियन का, क्योंकि उन्होंने प्रसंस्करण कैसे किया जाता दूध का और उसको बढ़ावा कैसे दिया जाता है, उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है, इस पर उन्होंने बहुत काम किया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। और भारत दुनिया भर में दुग्ध उत्पादन पहले स्थान पर आता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी इसमें अपने लिए कोई काम की चीज़ नहीं था। एक और काम की चीज़ है अपने लिए, वो है आर्थिक वाले में, और फिर उज्ज्वला योजना पर भी चलेंगे। कुछ रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट को आप कहाँ पर यूज करेंगे वो मैं बताऊँगा। देखो, एक फिच है, ये क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब बोलोगे ये क्या होता है भाई, ये कौन सा टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मान लीजिए केरला स्टोरी मूवी आई है, तो आप उससे पहले क्या करते हो, क्रिटिक्स का राय देखते हो कि इस मूवी को कितने क्या स्टार दिए गए हैं, किसके द्वारा, ये देख के जाते हो ना। क्रिटिक्स अगर बोलता है बकवास मूवी है, 1 स्टार दे देता, आप बोल तो नहीं जाएंगे देखने, क्यों पैसा बर्बाद करना, OTT पर देख लेंगे। क्रिटिक्स अगर बोलते हैं कि 5 स्टार की मूवी है, जैसे मान लो KGF आई या RRR आई, उन्होंने बोला कि 5 में से 4 स्टार इसको देते हैं, तो आप बोलते चलो थोड़ा सा पैसा खर्च करके देखा जाए, अच्छी मूवी होगी, है ना। तो वही क्रिटिक्स के, अब वो तो मूवी का क्रिटिक्स है। अब यहाँ पर इकोनॉमी को रेटिंग दी जाती है, स्टार
स्टार की जगह पर वो लोग बी कोड यूज कर लेते हैं, A+, B+, अलग अलग कोड यूज करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे आपने देखा कि इस मूवी की रेटिंग अच्छी है तो आप मूवी देखने चले गए, वैसे ही अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो भारत की इकॉनमी को बोलेगा कि इकॉनमी तो अच्छी कंडीशन में है, 3 स्टार इकॉनमी है, 4 स्टार इकॉनमी है, तो इसमें बहुत सारे निवेशक क्या करेंगे, अपना पैसा लगाने आ जाएंगे। तो इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जब भारत की इकॉनमी को रेटिंग देती है तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, अब ये फिच है, ये दुनिया की बहुत फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने सॉवरेन रेटिंग परिदृश्य को स्थिर रखा है, मतलब पिछले साल हमारा जितना था उतना ही रखा है। उसने क्या बोला है? फिच रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को भारत की सॉवरेन रेटिंग की परिदृश्य को स्थिर बनाए रखते हुए कहा कि देश में सुदृढ़ वृद्धि की स्थिति बनी हुई है। उसने बोला कि बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है, आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। रेटिंग एजेंसी ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग IDR को स्थिर परिदृश्य के साथ बी और बी, ये 3 हमें स्टार दिया गया, मतलब BBB हमारी रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। बस हमें यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। एजेंसी का क्या नाम है? फिच। इसने रेटिंग क्या दिया है? BBB दिया है हमें। ओके, और इसमें कोई काम की चीज़ नहीं अपने लिए। उसने बोला कि बिल्कुल अब सही है, स्थिर है, आप यहाँ पर पैसा वैसा लगा सकते हैं, आपका पैसा डूबने की स्थिति नहीं आएगी क्योंकि इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है। अगला एक सरकारी रिपोर्ट आया है जिसने बिल्कुल चौंका दिया है किस चीज़ को लेकर, कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर, उज्ज्वला योजना को लेकर, उसको लेकर इन्होंने एक सरकारी रिपोर्ट जारी किया है। जिस सरकारी रिपोर्ट में बोला गया कि आप लोग तो झूठ बोलते हो, 100 में से 67 लोग अभी भी गांव के ऐसे हैं जो लकड़ी से, कोयला से, इन चीज़ों से खाना बनाते हैं। तो आपके उज्ज्वला योजना क्या हुआ? समझ रहे हो ना? जबकि आप बोलते हो ग्रामीण भारत में 80% लोगों तक हमने उज्ज्वला योजना पहुंचा दिया और ग्रामीण भारत के 67% लोग आज भी लकड़ी और जो कार्बनिक चीज़ें होती हैं उनसे खाना बना रहे हैं। इसको आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब पर्यावरण से जुड़े हुए चुनौतियों पर सवाल पूछे जाएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं, चुनौती में ये पॉइंट बना सकते हैं। उज्ज्वला योजना लाया गया, पहली बात तो देखिए काम कौन से किए गए, उसमें लिखेंगे कि उज्ज्वला योजना लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, तारीफ कर देंगे, उज्ज्वला योजना ने बहुत मदद किया है। फिर चुनौती में आएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत मात्र 67% लोग ऐसे हैं अभी भी जो लकड़ी पर खाना बनाते हैं। इसका कारण भी दिया है इन्होंने। क्या कारण दिया है? इन्होंने कारण दिया है कि देखो यहाँ पर लिखा है, रिपोर्ट में ने इस बात का भी पड़ताल किया कि क्यों लोग LPG कनेक्शन होने के बावजूद गैस पर खाना नहीं पकाते हैं। तो मोटे तौर पर इसके लिए गैस सिलेंडर की ज़्यादा लागत को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन्होंने ये बताया है कि गांव में 100 घर अगर हैं तो वहाँ पर 80 घरों में गैस का कनेक्शन तो हो गया है। ये तो सही है, उज्ज्वला योजना काफ़ी ज़्यादा लोगों तक गैस का कनेक्शन तो ले गई है, लेकिन 100 में से 67 लोग आज भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि गैस का सिलेंडर जो है वो कॉस्टली आता है। आप एक बार तो उनको गैस चूल्हा और सिलेंडर फ्री में दे देते हो, लेकिन उसको भराने का उनके पास पैसा ही नहीं है, तो कहाँ से वो लाएंगे? ऊपर से आपने सब्सिडी में भी कटौती कर दी, तो कहाँ से लाएंगे? इसी चीज़ को उन्होंने इस रिपोर्ट में आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। किसका रिपोर्ट है ये? तो ऊर्जा उपभोग में बदलाव पर पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति का रिपोर्ट है। भारत सरकार का अपना ही रिपोर्ट है और अपनी ही योजना की आलोचना की है उसने। उज्ज्वला योजना के तहत अभी भी भारत में मात्र 33% लोग हैं जो गैस चूल्हा पर खाना बनाते हैं, 67% नहीं बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया था? तो 2016 में उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सारा कुछ क्लियर हो गया इससे जुड़े हुए फैक्ट। और जो कार्बन उत्सर्जन, हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमने लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। जो ग्लासगो में सबमिट हुआ था, कॉप हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोल कर आए थे कि भाई ऐसा करेंगे हम 2070 तक हम कार्बन का नेट जीरो उत्सर्जक हो जाएंगे। अब नेट जीरो उत्सर्जक कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब होता है अगर हमने 10 किलो कार्बन का उत्सर्जन किया है तो हमारे देश में इतने पेड़ पौधे होंगे कि 10 किलो कार्बन का सोख भी सकेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नेट जीरो वातावरण में कितना हुआ? तो जीरो हो गया। रिलीज कितना हुआ? जीरो। 10 किलो हमने एमिट किया, मतलब 10 किलो उत्सर्जन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, 10 किलो हमारे पेड़ पौधों के द्वारा सोख लिया गया, तो हमारे यहाँ कितना हो गया? जीरो हो गया कार्बन का उत्सर्जन, कुछ भी नहीं, आगे नहीं, कुछ भी नहीं बचा। इसी को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है। इस चीज़ पर प्रश्न उठाया जा रहा है इस योजना को लेकर। पूरा क्लियर हो गया होगा आप सभी को, सब कुछ पता चल गया।
प्रति घर औसतन कितना होता है, ये भी यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। 32 से 36 किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन होता है। ये आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में धड़ल्ले से यूज कीजिएगा। जब भी पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ें आएँ या उज्ज्वला योजना के बारे में आए तो वहाँ पर इसको आप अच्छे से यूज कीजिएगा। बाकी आज के न्यूज़ में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, बाकी सब मैं बता चुका हूँ। बाकी जो न्यूज़ हैं सब डिस्कस कर लिया अच्छे से। बाकी अपने लिस्ट में कोई काम का चीज़ नहीं है, कोई काम का चीज़ रहता तो बता देता। बाकी खेल व खिलाड़ी वगैरह का पेज आप खुद से पढ़ा कीजिए, जिससे क्या हो ना कि एग्जामिनेशन के समय जो स्पोर्ट रिलेटेड MCQ आप करेंगे तो वो आपके थोड़ा सा दिमाग में रहे, आइडिया रहे कि हाँ कौन सा खेल कहाँ पर हुआ था। ऐसा ना हो कि बिल्कुल पता ही ना हो कि किसी खेल के बारे में कौन सा कहाँ पर हुआ था। ओके, बाकी और कुछ पूछे नहीं जाएंगे। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।